राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में नियुक्ति पारदर्शी नहीं है। अखिलेश जी भी कह रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए। राहुल जी के तो परिवार में सत्ता रही दशकों दशक, पारदर्शिता छोड़ो, तब तो कानून भी नहीं बनाया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रे बाबा कोई कानून ही नहीं है कि आप कैसे आयोग चलाओगे। आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का कैसे तय होगा। बोले अभी तक कैसे होता था। बोले अभी तक तो ये था प्रधानमंत्री की मर्जी, गुड्डू पसंद आ जाए तो गुड्डू बना देते थे, पप्पू पसंद आ जाए तो पप्पू बना देते थे। तब उसने कहा ना ना ये सब नहीं चलेगा, हम एक व्यवस्था दे रहे हैं एडहॉक, और संसद से ये अनुरोध कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कानून बनाए। उसके बाद तो कानून बना है 2023 के मध्य में आकर। वो लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है, जहां प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जानता ही नहीं था कि कौन आयुक्त बनेगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र प्रमुख का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद शिकोह जी का स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का स्वागत है। संजय जी आज हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं। संजय जी, अब लड़ाई एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर में तो वैसे भी जो कुछ था वो गीला बम भी था, वो भी खत्म हो गया। अब आज 26 तारीख और बढ़ा, 26 दिसंबर तक की तारीख और कर दी। अब कहाँ एसआईआर पर लड़ाई झगड़ा, कुछ बचना नहीं। तो अब बात आ गई है कि भाई चुनाव आयोग के सदस्य और उनके मुखिया की नियुक्ति को पारदर्शी किया जाए। इसमें दो बातें, एक और हम कह रहे हैं कि पारदर्शी किया जाए, और दूसरी तरफ वही लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार के पास रहना चाहिए। विपक्ष इस बात से नाराज है नरेंद्र मोदी से। मुझे तो लगा था खुश होगा इस बात से मोदी से कि उन्होंने चुनाव आयोग के सदस्यों को, उसके मुखिया को सरकारी दंड से सुरक्षा कवच क्यों दे दिया। जी अमिताभ जी, गुड इवनिंग मैं फैलो पे। देखिए ऐसा है कि पहले दरबार में राजा साहब बैठते थे, दरबारी आते थे, दरबारी बैठे, जो दरबारी अच्छा लग गया, जो सेवक अच्छा लग गया, जो झोला वोला ज़्यादा उठाता था उसको बना दिया जाता था। तो अब नियम आ गया, आपने से बता 2023 में बातें आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक नया नियम बना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, और उसमें जो नया नियम है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा। अब इसमें भी समस्या होने लगी। हम तो 33% है, पहले तो भैया तुम 0 पर बैठे तब 33 मिलना कम है क्या? 33 पासिंग मार्क होता है। अब देखिए पारदर्शिता की बात हो रही है, वो व्यक्ति, वो परिवार और वो परिवार के लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं जिनकी माताजी खुद सिटीजन नहीं थी लेकिन फिर वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था, वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। जिनके जेब में कानून जेब में होता था, जब मर्जी करते थे कानून को निकालते थे, फाड़ते थे, फेंकते थे, बोलते नया कानून बनेगा हमारे हिसाब से। वो व्यक्ति कानून की बात कर रहा, पारदर्शिता की बात कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री कल कोई भी हो सकता है, किसी भी देश पार्टी की सरकार बन सकती है इस देश में, और जो प्रजातांत्रिक तरीका उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन इनको बार बार बोलना कि सीजीआई क्यों नहीं है, अरे भाई पहले तो आप अपने जेब में पर्ची से बनाते थे, अब कम से कम लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे। 2011 का हादसा बता रहा हूं जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने बताया था, जब डिस्कशन हो रहा था कि भैया फलाने को बनाना है आपको मुख्य चुनाव आयोग, तो कांग्रेस ने तुम कौन भाई, हमने पर्ची निकाले पर्ची, बोले फलाना बनेगा, बन गया फलाना। और जितने फलाना बने थे, आपने अमिताभ जी आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, कोई राज्यसभा चला गया, कोई मंत्रिमंडल पा गया, और कोई इनके अनुसार चुनाव कराने लगा। पूरा का पूरा जो चुनाव प्रणाली थी उसको ही ध्वस्त कर दिया गया। मान लीजिए भाई एक हादसा, राजीव गांधी जी की मृत्यु जो एक हादसा ही थी और दुखद हादसा था। अगर मृत्यु हो गई 1991 में तो चुनाव एक सीट पर स्थगित होना चाहिए। पूरा देश का चुनाव स्थगित 1-1.5 महीने के लिए कलश यात्रा चल रही थी। तो ये समस्या क्या है, ये अपने अंदर एक तरह से राज परिवार का जो ओहदा होता है ना, वो राहुल गांधी साहब हो चाहे अखिलेश हो, जिंदगी में इन्होंने जीवन में कुछ काम नहीं किया है। पिताजी ने बुलाया तुम्हें फलन में इधर आओ, तुम विधायक बन जाओ, कल से आसन तुम्हारा, इस पे बैठ जाओगे। लेकिन जो आसन पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यक्ति समझता है कि आसन का महत्व क्या है। ठीक बात। नावेश को जो इस ओर संजय राणा इशारा कर रहे हैं उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर आपके पास प्रश्न लेके आता हूं नया। 3 पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया, 2 को राज्यसभा भेजा,
2 को लोकसभा लड़वाया, 1 को मंत्री बनाया। क्या वो लोग कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए है? मतलब जो अच्छी कमीज, जिसकी कमीज अच्छी लग गई, बोले तुम्हें हमारी कसम जाओ चुनाव आयुक्त हो जाओ। बोले ना ना, बोले ना ना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे नावेशी को। और एक तरफ ये मांग हो रही है, दूसरी तरफ इस बात पर नाराजगी है कांग्रेस की, अखिलेश जी की, कि चुनाव आयोग के सदस्यों को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने की ताकत खादी पहनने वालों को क्यों नहीं दी गई, नेताओं को क्यों नहीं दी गई। इस बात से नाराज है वो। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मोदी ने नरक कर दिया, हम ऐसा चुनाव आयोग चाहते थे जिसके हम जब चाहे तब कंटाप मार सकें, जब चाहे तब मुर्गा बना सकें। एम्पायर को खिलाड़ी मारेगा, मुर्गा बनाएगा, दंड देगा, हाथ ऊपर करा खड़ा कर देगा, तो एम्पायर क्या आएगा? एम्पायर नावेशी को। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भाग्य उदय है। वो लगातार जिस तरह की एक सीरीज चला रहे हैं, जैसे एकता कपूर के धारावाहिक आते थे, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग कहानियां, कंटेंट होती थी। एक ईवीएम का लंबा सिलसिला चला वर्षों तक। ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ रही है सरकार में क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है। आयोग ने सबको बुला लिया, कहा कि भैया बता दो कहां पे गड़बड़ है। उसके बाद में वोटर लिस्ट की बात आई, फिर सवाल यह हुआ कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको लाके खड़ा कर दो। फिर हुआ कि वोट चोरी हो रही है, कहा कि बता दो भैया कहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद एसआईआर का मामला आ गया। अच्छा, एक एक मुद्दा उठा के इससे संबंधित उसको भूलते रहते हैं, उसे किनारे करते रहते हैं। एक कपड़ा धोबी को दे दिया, गंदा हो गया, दोबारा दे दिया, तिबारा दे दिया, फिर दूसरे को भूल जाते। अब लेटेस्ट आया कि नियुक्ति, एक पूरा सीरीज चली है लगातार। ईवीएम खराब, एसआईआर खराब, वोटर लिस्ट खराब, प्रशासनिक दुरुपयोग, और अब एक नया शगुफा कल से शुरू हो गया कि नियुक्ति ही गड़बड़। सवाल इस बात का नहीं है कि विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। मैं कहता हूं कि मुद्दे अगर कमजोर भी आपके हैं तब भी उठना चाहिए, मंथन होता है। लोकतंत्र में जितनी पारदर्शिता हो, जितनी चर्चा और मंथन हो, उतना सुधार होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सौभाग्य जो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का यह हो गया है कि विपक्ष केवल इस मुद्दे पर जब अड़ा हुआ है तो जनहित के मुद्दे गौण हुए जा रहे हैं। जनहित के मुद्दों से सत्ता डरती है हमेशा, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को उठा रही है जिसमें कोई दम साबित नहीं कर पा रही है लगातार वर्षों तक। उससे क्या हो रहा है कि वो स्पेस गिरे जा रही है। जनता की अगर कोई परेशानी है, सरकार से दिक्कतें हैं, उन चीजों को नहीं उठा रहे हैं विपक्षी। और विपक्षी एक ही मुद्दे पर जबकि फेल हो रहे हैं। बिहार में कितना प्रचार हुआ आप बताओ, वोट अधिकार यात्रा से लेकर, और अरे करोड़ों रुपया फूंक दिया भैया इसी कैंपेन में, करोड़ों रुपया फूंक दिया बिहार में इसी कैंपेन में। हाँ, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि बुरी तरह से हार गए। अभी भी सबक नहीं है। आज की तारीख संसद से लेकर सड़क, सड़क से लेकर एएनआई से लेकर टीवी 9, हर तरफ विपक्षी दलों की एक ही बाइट आती है कि कभी वो ईवीएम की बात 2-3 साल तक चलाई, फिर एसआईआर की बात चलाई, फिर वोटर लिस्ट की बात बताई, फिर मतलब लगातार एक ही मुद्दे में अगर सिमट गए हैं। बिल्कुल ठीक बात कही। सिर्फ सेब रोज खाते रहेंगे, सेब चलिए ठीक है, बहुत पौष्टिक है, तब भी हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारे शरीर में गेहूं नहीं जाएगा, नमक नहीं जाएगा, चीनी नावेद भाई बिल्कुल ठीक बात कही। मैं एक बिल्कुल लोक, ठीक है नावेद भाई, नावेद शिको ने बिल्कुल लोक जीवन की बात कही जो एक ग्राउंड पर खड़े पत्रकार को समझनी भी चाहिए और कहनी भी चाहिए। अशोक जी के पास आऊं उससे पहले उसी बात में एक बात कहूंगा। नसीम जैदी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे पुराने समय में, और फिर वो चुनाव आयोग में भारत के चुनाव आयुक्त भी रहे। जिलों में कलेक्टर रहते हुए लोग उनको जानते, चुनाव आयोग में रहे कि नहीं रहे कोई नहीं जानता। क्या उठा रहे हो मुद्दा भैया? और मैं विपक्ष की इस बात से पर हंसूं कि गंभीर हो जाऊं, मुझे लगता है हंसना ठीक है, वो ज्यादा मौजू है। अशोक यादव जी, विपक्ष को इस बात की इरिटेशन हो रही है कि नियुक्तियां करने वाली, फैसला करने वाली कमेटियों में हम 33% ही क्यों हैं? अरे दादा, आप 51% कभी नहीं हो सकते जब तक आप सरकार में नहीं आ जाओगे।
नहीं, चुनाव काय के लिए होता? अगर आप ही को 51% बनाना है तो चुनाव की क्या जरूरत है फिर? क्यों नाराजगी है राहुल जी को, अखिलेश जी को? बोले मेरे पास फाइल नहीं आती दस्तखत करने के लिए। अरे नहीं आएगी भाई, मीटिंग में हो, ये कम सम्मान है। मीटिंग में हो, वहां चाय नाश्ता हो रहा है, चर्चा हो रही है। आप भी बताइए भाई, संजय राणा जी से पूछा जाए क्या आप संजय राणा का हमारी मान हो, कैसे मानेंगे? जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया ना, आपकी बात कैसे मान लेंगे अशोक जी? और मैं ये चिढ़ देख रहा हूं राज्यों में भी और दिल्ली में भी। बोले मेरे कहने से सीबीआई के डायरेक्टर क्यों नहीं बनाए? अरे आपके कहने से क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? आपने किसी दूसरे के कहने से बनाया, राम भजो। तो संजय राणा क्यों बनाएंगे? ये रोटी नहीं खाते। और अगर बना देंगे तो जनता इनके कान खींचेगी कि तुमको सरकार चलाने के लिए दिया तो तुम खैरात बांट रहे हो। अशोक जी, ये नाराजगी क्यों है कि मैं कमेटी में गया, 2 लोग सरकार के थे, एक मैं था, 3 लोग आप और एक सरकार का? ऐसा कहीं हो सकता है क्या अशोक जी? एक सरकार का रहे हो, 3 विपक्ष के रहे, ऐसा हो सकता है कभी क्या जीवन में? अमिताभ जी, जिसको आप नाराजगी कर रहे हैं विपक्ष की, वो चिढ़ है। नाराजगी नहीं है, चिढ़ कह रहा हूं, वो चिढ़। लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैं नाराजगी नहीं कह रहा भैया, मैं चिढ़ कह रहा हूं, चिढ़। चिढ़ है इस बात से कि मेरे पास फाइल साइन के लिए क्यों नहीं आ रही। जी, आपने जो कहा वो चिढ़ नहीं है, वो लोकतंत्र को और संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए विपक्ष द्वारा उठाया गया कदम है, उठाई गई आवाज है। उसको आप खींच कर लीजिए, चिढ़ कर लीजिए, नाराजगी कर लीजिए, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड अपॉन यू। समस्या है कि चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्या सब कुछ कर सकती है? क्या वो ऑलमाइटी है? अगर वो सरकार ही ऑलमाइटी है तो फिर बाकी सारे संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दीजिए, या तो उसको संसद के अधीन कर दीजिए। अगर चेक एंड बैलेंस संविधान ने बनाए हैं, संविधान निर्माताओं ने, तो क्यों बनाए? अगर चुनाव आयोग को वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर दी गई है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, क्यों दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है तो क्यों दी गई है? अब मोदी सरकार, हमको जनता चुना भाई, हम सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे। अशोक जी एक मिनट फिर पूरी बात कहिएगा अशोक भाई, एक 30 सेकंड ओनली, फिर पूरी बात आवश्यक इसके। मैं सीबीआई का चीफ चुनूं, मैं ईडी का डायरेक्टर चुनूं, मैं सीवीसी का चेयरमैन चुनूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चुनूं, और मैं मुख्य चुनाव आयुक्त भी चुनूं, क्यों? बोले मैं विपक्ष में हूं। ये लोकतंत्र की आवाज है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो रहा मेरे भाई, आंख तो खोलो। और आप कह रहे हो लोकतंत्र की आवाज है, ये चिढ़ की आवाज है। आप तब तक पेन जेब से नहीं निकालिए, मेरा अनुरोध है, जब तक आप सरकार में ना आ जाएं, पेन को जेब में रखिए। अभी पेन का काम नहीं है आपके पास। यही लोकतंत्र है मेरे भाई। इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अशोक भाई गलत कह रहा हूं? देखिए अमिताभ जी, आपके कहने का आशय मुझे लग रहा ये है कि जनता ने आपको विपक्ष में भेजा है, फिर चद्दर तानिए, जाके घर पे सो जाइए। ना अपनी बात कहिए, लेकिन ये ना कहिए कि मेरे से फैसला क्यों नहीं हुआ, मेरे के द्वारा मैंने फैसला क्यों नहीं। आप फैसला नहीं कर सकते, आप फैसले पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। आप कलम मांग रहे हो यार, कलम कैसे दे देंगे कोई? वही आप कलम मांग रहे हो, फाइल खींच रहे हो, बोला हम दस्तखत कर दे, नहीं कर सकते भाई। अमिताभ जी देखिए, विपक्ष को अपनी सीमा पता है कि विपक्ष क्या नहीं कर सकता पता है, है, क्या नहीं इसलिए कर तो सवाल पूछा। विपक्ष सरकार को उसकी सीमा बता रहा है कि आपकी सीमा ये है, आप सीमा को क्रॉस कर रहे हो। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2 मार्च 2023 को, उस आदेश में क्या ऐसी गलती थी जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई को हटा दिया गया? क्यों हटाया गया? नहीं अशोक जी, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। अशोक जी नहीं, इसमें आपने, अशोक जी ठीक है, अशोक जी इसमें आपने, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, इसमें आपने अर्धशक्ति बोला। मुझे अमिताभ जी देखिए, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है, 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात देखिए, चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी सवाल पूछेंगे, तमाम एग्जाम्पल देंगे, चुनाव कहेंगे ना नहीं हवाई बातें नहीं, जाओ एफिडेविट लेके आओ। जब अखिलेश यादव जी 18,000 एफिडेविट देंगे, वीडियो फुटेज देंगे, बाई इलेक्शन की पिस्टल वाला फोटो की वीडियो फुटेज देंगे, चुनाव फिर नहीं सुनेगा, तो हम एफिडेविट लगा के शिकायत करें तब सुनी जाएगी,
या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत करें तब सुनी जाएगी, या विपक्ष आत्मदाह कर ले तब सुनी जाएगी? विपक्ष की कब सुनी जाएगी? एक सिंगल अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? विपक्ष कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए? अमिताभ जी आप बता दीजिए, उसी तरह से हम लोग शिकायत दर्ज कराएंगे। जी ठीक, अशोक जी ने ठीक बात कही। मैं देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलूं बीजेपी का, उससे पहले अशोक जी ने जो बात की उस पर कहता हूं। विपक्ष पहली बार अवतरित नहीं हुआ भारत में। आज जो लोग शासन कर रहे हैं ये दशकों दशक विपक्ष में रहे, तरुणाई से वृद्ध होके दिवंगत हो गए। इतनी लंबी विपक्ष यात्रा चली इनकी पंडित जी के समय से, ठीक। अब वो पुरखों ने पूजे हैं कितने गौरी गणेश, तब यह दिन पाया है, तब जाके ये स्थिति बनी कि 3 बार सरकार हो गई। अच्छा, आप लोग भी गजब करते हो भाई अशोक यादव जी, मतलब ऐसा मुद्दा उठाते हो जिसमें आपके सिर पे गेंद आके लगे ही लगे और गुमरिया पड़ जाए। गुमरिया तो जानते हो अपने यहाँ बोला जाता है। ऐसा काम क्यों करते हो? आरएसएस के लोगों को भर दिया। अरे चाचा, कहीं लिखा है कि आरएसएस के लोग नहीं काम, भारत में कोई काम उनको नहीं मिलेगा? कहीं लिखा है क्या? भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस का है, रक्षा मंत्री आरएसएस का है, गृह मंत्री आरएसएस का है, 26 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। आज अब तमाशा है, बोले कांग्रेस सेवा दल और लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह ब्रिगेड के लोग ही रहेंगे केवल, बाकी आरएसएस का आदमी नहीं रहेगा। ऐसी बात क्यों बोलते हो? ये तो थितरा ही है। फिर आप कहते हो विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। आपको मीटिंग में बुलाया गया, काजू खाइए, बादाम खाइए, कॉफी पीजिए, नहीं कॉफी अच्छे लगे जूस मंगा लीजिए। वहां एजेंडा पढ़ा जाए भाई इनको बनाए संजय राणा को कि नावे शिको को, आप बता दीजिए अपनी पसंद नापसंद। लेकिन यह अपेक्षा नहीं रखिए कि हमने जब कहा था नावेद को बनाओ तो क्यों नहीं बनाया, ए गुड्डू ला रे डंडा। नहीं भाई साहब, आपसे पूछा, आपका मान बढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। जैसे भारत में लोक जीवन में कहा जाता है कि किसी के बच्चे ने टॉप कर दिया तो पड़ोसी आया, बोले साहब आपके बेटे ने, अरे बोले नहीं साहब आप ही का बेटा है। अब वो आदमी बल्दियत बदलवाने पे आमादा हो जाए तो उसको मारना पड़ेगा ना, गिरा कि पागल हो गए हो, हमने तो दिल रखने के लिए कह दिया कि अरे आप ही का बेटा है। क्या हमारे एक मित्र हैं, उनका बेटा, उसने एक उपलब्धि पाई अभी कल परसों ही अशोक जी, तो उन्होंने हमको फोन पर बताया। तो मैंने उनको कहा कि खेती बाढ़े अपने कर्मा, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। क्या मैंने पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़े बधाई हो। तो उनने कहा ना भाई साहब उसके बड़े पिता तो आप ही हो। क्या? और मैं उससे कहता कि तुरंत इसका वो भेजो बर्थ सर्टिफिकेट, तो फोन रख देता ना और कहता अग्निहोत्री जी पागल हो गए, सिर्री हो गए। आप जिद क्यों कर रहे हैं? आपकी बात सुन ली गई। अच्छा जब बताओ, जब आप सरकार में थे, चाहे मुलायम सिंह जी यूपी में या नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी यहां केंद्र में, आप भाजपा वालों को, देवेंद्र प्रधान को आपने कभी गवर्नर बनाया कहीं का? नहीं ना, नहीं बनाया ना। तो आप इनसे क्यों उम्मीद करते हो यार? इनके कहे आदमी को आपने सीबीआई डायरेक्टर बनाया? कभी नहीं बनाया। इनके कहे पुलिस के आदमी को कभी डीजीपी बनाया? नहीं बनाया। मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था अशोक भाई? हम मुसलमान डीजीपी खोज के लाए और हमने उससे कहा हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो। एक नावेद शिको को याद होगा ये वक्तव्य, आदरणीय नेताजी ने कहा था। आपने आरएसएस जानने वाले किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में कहीं कुलपति बनाया? नहीं। मैं तो आपके सम्मान के बचाव के लिए ये बात कह रहा हूं दिल से अशोक जी, ऐसी इच्छाएं मत सार्वजनिक करिए, मन में रखिए जिनसे मजाक बने। बोले हमारे लोग वीसी नहीं बन रहे। अरे आपके लोग क्यों बनेंगे वीसी? क्यों बनेंगे भाई? ये इनका लड्डू खाने का मौसम है। आप हठयोग करो। अभी देवेंद्र प्रमुख जी, नाराजगी इस बात पर है, 2 बातें हैं। एक तो कि विपक्ष के कहने से विपक्ष को ये अधिकार क्यों नहीं दे दिए सरकार ने कि भाई आप अपने पार्टी दफ्तर में बैठ के चुनाव आयुक्त तो तय कर दो, हम मान लेंगे। एक दूसरा ये कि चुनाव आयुक्तों को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ से क्यों छोड़ दिया?
ये वैसा ही मसला है। मैंने 3 बार कहा इस बात को कि खिलाड़ी ये कहें कि एम्पायर को मुर्गा बनाने का अधिकार हमको चाहिए। देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि विश्लेषण जो जितना शानदार तरीके से विश्लेषक के साथ आपकी तरफ से हो जाता है उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। तथ्य के साथ जब कोई बात आती है तो देखिए उसमें कोई चीज बचती नहीं है, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपकी डिबेट में जब कभी कभार जो कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए तो अच्छे प्रोफेसर की तैयारी भी नहीं करते, सिर्फ क्लास अटेंड कर लो, काफी काम आती है। तो आपकी डिबेट में काफी, हमारी दूसरी डिबेट में काम आती है ये चीजें, आपके यहाँ नहीं आती, आपसे तो कुछ सीख कर जाते हैं। मैं इस पर ज्यादा विषय गहराई पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये कहूंगा अमिताभ सर, आपने विश्लेषण तो कर ही दिया, मेरे लिए बचा भी कुछ ज्यादा नहीं है कि विपक्ष की जो परेशानी है, विपक्ष की जो आज बीमारी है, सिर्फ वो ये है कि उनकी आदत में जो शुमार हो गया है कि उन्होंने जो राज किया अब तक लंबे समय तक सर, उसका विश्लेषण तो बार बार होता है, लेकिन उनके डीएनए में धीरे धीरे वो सम्मिलित हो गए, बीमारी के रूप में संक्रामित की तरह जो है उत्पन्न हो गया। वो उसी चीज को देखिए, वो जनता की नस को नहीं समझ पा रहे, ये सच्चाई है। आप इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में आज सब कुछ बदल चुका है और विपक्ष बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं है। अगर आप समय के अनुसार अपने अधीन बदलाव नहीं करोगे या विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाओगे तो सरकार को तो जरूरत है विपक्ष की। इतनी मजबूत सरकार जिसकी दुनिया में चर्चा होती है, आज लोकतंत्र में हम भी चाहते हैं लोकतंत्र की दुहाई देते देते, भाई आप लोगों ने लोकतंत्र के साथ जो किया वो आप जाने, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि आपकी जो आज स्थिति है आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी की हो। हमें तो बड़े संघर्ष और तप के बाद और बहुत कुछ खोने के बाद ये समय मिला है। इस समय को ईश्वर की कृपा से कि जाती रहे भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, हमारी भावना यह है कि ये देश अब विकसित हो, आगे बढ़े। और जो भारत विश्व गुरु की चर्चा होती थी, जो इतिहास इसका गवाह है, रामायण महाभारत या शास्त्र या सनातन जो कहता है वो तथ्य के साथ साबित होता है। और हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। फिर मैं यही कहता हूं अमिताभ सर कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, ये मुद्दाहीन चीज जब तक चलती रहेंगी, डिबेट खींचती रहेंगी, एक आध दो डिबेट पूरे दिन में आप जैसे बुद्धिजीवी एंकर्स के माध्यम से लोगों के बीच में जाती है, जो तर और ताजा करती है, देश की सच्चाई को निकाल कर लाती है। आप विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष के लिए हमसे ज्यादा सिखा रहे हैं आप। देखिए हमारा समय अच्छा है, हमारे संजय जी कह रहे थे, हमारे नावेद भाई कह रहे थे, हमारे बारे में उन्होंने कहा, हमारे लिए ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। हम एक प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, वो सच्चाई और हमसे ज्यादा गहराई बोलते हैं, जो हमें सीखनी भी चाहिए, हमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ वो चीज पकड़ने के लिए बैठे हैं सर जो हमारी कमियों से ठीक किया जाए। हमारी पार्टी भी यही विश्लेषण करती रहती है 24x7 आवर्स कि हमारा कार्यकर्ता इतना बड़ा कार्यकर्ता, वो खाली ना बैठे घर पे, वो काम करे, जनता के बीच में रहे, सेवा भाव उसका दिखे प्रत्यक्ष में, उसे प्रमाणित करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है देवेंद्र भाई, विपक्ष जो है समय समय पर आता है और वो गुप्पे छोड़ता, वो चीज निकालता जो जहर के तौर पर काम करती है। ठीक है देवेंद्र भाई, ठीक है। संजय राणा जी, मैं एक हाइपोथेटिकल ही सही, लेकिन हास्य में नहीं कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइपोथेटिकल है बट ह्यूमर नहीं है, न हास्य नहीं है। मैं जिस गति से विपक्ष को जाते देख रहा हूं एक विशेष गली के भीतर, अंधी सुरंग के भीतर, मैं इस बात को लेकर सशंकित हूं कि कहीं किसी दिन ये मांग ना हो जाए कि भाई कैबिनेट की फाइलें हमारे पास क्यों नहीं आती हैं। आधी उनके पास आए, आधी तो हमारे पास भी आए, हम भी विपक्ष में हैं। तब तो बड़ा संकट हो जाएगा, भारत के संसदीय लोकतंत्र ही खंडित हो जाएगा। जिस दिन ये डिमांड आ गई, बोले ठीक है आधे तुमने कर दिए, आधे पे दस्तखत तो हम भी करेंगे। बोले हमारा भी अलायंस है, तुम्हारा अलायंस है, तो हम भी चुनाव लड़ते हो, तुम लड़ते हो, तो संजय राणा तब तो इस देश में क्योस हो जाएगा। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही बोला। देखिए प्रजातंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेसी बचाने की बात अशोक भाई कर रहे हैं। आपको याद होगा 1991 में जब नरसिम्हा राव सब सरकार में नहीं आए थे तो सोनिया गांधी जी कुछ नहीं थी, सदस्य भी नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन उनसे सलाह लिया गया था और उन्होंने चूज किया था शंकर दयाल शर्मा या नरसिम्हा राव। मेंबर नहीं है फिर भी चूज किए। और आप जो प्रश्न उठाया है कि मेरे पास फाइल लाओ, ये भी बताता हूं
यूपीए 1 या यूपी 2 में क्या होता है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, सारी फाइल अनऑफिशियल वहां जाती थी, पहले वहां से टिक होती थी, साइन होती थी, फिर नीचे आती थी, और इसके लिए लॉ पारित होने वाला था। तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी कि ये सारी फाइलें प्रधानमंत्री मंत्री नहीं देखेंगे, एडवाइजरी कमेटी देखेगी, यूनिस खान देखेंगे, यूनिस खान साहब साइन करेंगे, जो पता ही नहीं कौन है वो साइन करेंगे, उसके बाद हो सकता है टेलीकॉम मिनिस्टर, हो सकता है रक्षा मंत्री उस पर साइन करेंगे। वो डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं। ये समस्या क्या हो गई है कि हटी बालक नहीं होते। आपने कई बार बोला, हर इस बात को हम भी बोलते हैं कि पहले जमाने में हम छोटे थे ना, तो हमारे पास हमारे पिताजी ने बैट बॉल बल्ला, जिसको बल्ला बोला जाता था, बैट बॉल पैड वैड सब दे दिया था। तो हमें जब मर्जी करते थे खेलने जाते थे, और जिसको मर्जी करते उसको टीम में लेते थे तो भाग के चले जाते थे। तो वही हाल इन दोनों का हो गया। हमारे दोनों जो एक एलओपी है और हमारे देश प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं विपक्षी दल के, उनका हो गया। भैया हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? भाई सकारात्मक डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट में जनता के मुद्दे लेके जाइए। मैंने आपके डिबेट में एक बार पिछले बार बैठा तो 10 मुद्दे हैं जिसको पारित करना है। जीएसटी नागालैंड का संशोधन होकर आने वाला था, उसको पारित हो गया है, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। एजुकेशन बिल आने वाला, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। अरे भाई डिस्कशन जनता के मुद्दे पर करिए, लेकिन हमने बोल दिया है तो प्रॉब्लम क्या, मैं पहले भी बोल रहा हूं, इनकी समस्या क्या है कि इनको जीवन की हकीकत नहीं पता है। जो हम बोले वही सही, अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड हो गया। मैं राहुल गांधी अभी ने क्या बोला था कि चीफ जस्टिस क्यों नहीं हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक जज ने क्या बोला था, राहुल गांधी पे अपमानना का केस हुआ था कि वो व्यक्ति ही ऐसी बातें बोल सकता है देश की सेना के खिलाफ जो देशभक्त नहीं होगा। यही प्रियंका गांधी ने क्या बोला था, जज हमें सिखाएंगे, और वही जज की आप पैरवी करने बैठ जा रहे हो। भैया आप डिसाइड कर लो, इधर जाओगे उधर जाओगे, उधर जाओगे किधर जाओगे। समस्या होगी, कंफ्यूज्ड है दोनों को, दोनों नवयुवक है, बिल्कुल कंफ्यूज। राजनीति की आर नहीं आता, नीति तो इनको पता ही नहीं है, तो राजनीति करें तो कैसे करें। ये आज एक मुद्दा उठाते हैं, कहते मजा नहीं आ रहा, इसको चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट खा लेते हैं, तो दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं, अरे इसको मजा नहीं आ रहा, कड़वी है थोड़ी सी। तो भैया राजनीति ऐसा नहीं होती, मुद्दे को लेकर चलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी से आपको सीखना चाहिए भाई, मुद्दे जो भी उन्होंने पकड़े थे, चाहे जो भी हो, वो आखिरी दम तक लेके चले, उस पर अड़े है। तो आपको भी जनता के मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा और कन्विंस जनता करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप सत्ता में आ जाओगे, फिर खूब अपनी चिड़िया बैठाते रहना, कोई मना तो नहीं कर रहा है। जैसे मुर्गी अंडे सेती है, तब उसमें से बच्चे का जन्म होता है मुर्गी के, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों से मैं कहता हूं मुद्दे को सेइए, तब उसमें से फल निकलेगा। आप मुद्दा सेते ही नहीं, हिला के गिलास में देखा, बोला ना इसमें रंग ठीक नहीं आया, दूसरा ले आओ। खैर नावेशी को कहा जा रहा कि आरएसएस सारी जगह छा गया, आरएसएस कहीं काम नहीं करेगा। आरएसएस का सदस्य ये किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया, पार्लियामेंट ने नियम बनाया, या अंबेडकर साहब लिख गए संविधान में? मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा है कौन सी भाषा बोली जा रही है और कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है। जिस संगठन के करोड़ों करोड़ सदस्य, उसको लाख 2 लाख सदस्य वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनको क्यों घुसने दे रहे हो। क्यों भाई साहब, ये क्यों नहीं घुसेंगे? नावश्यको जनता उनको जनादेश दे रही है। एक ही संगठन के हजारों लोग सत्ता के शिखर पर हैं इस वक्त भारत में, अलग केंद्र में और अलग अलग राज्यों में, एक ही संगठन के लोग। पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, सबसे पुराना। और बात ये नहीं है कि वो 100 साल पुराना संगठन है, सबसे बड़ी बात है कि 100 सालों से वो सक्रिय है। 100 सालों में 100 घंटे भी ऐसे नहीं गुजरे जब आरएसएस काम नहीं कर रहा। ये बड़ी बात नहीं। हमें बहुत सारे पत्रकार मिलते हैं, बहुत पुराने साहब, वो 40 साल पहले 4 साल नौजीवन में रहे थे, मैं उसको नहीं मानता हूं। आप कितने साल से सक्रिय हो, सवाल इस बात का है कि 200 साल पुराना संगठन है, उसकी वैल्यू नहीं है। कितने साल से काम कर रहा है। आरएसएस की खूबी यह है कि वो 100 साल से निरंतर काम कर रहा है। न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, सरकार बनाने में कामयाब भी दशकों नहीं हो पाया, लेकिन सक्रिय रहा, काम करता रहा। इस बात का तो सम्मान करना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये तो भाई नेताजी के बहुत खास लोगों ने भी कहा था कि जब सपा जैसे दल सरकार में आते हैं तो कुछ संघ के लोग जो है सपा तो उस कैबिनेट में भी होते हैं। तो ये खैर आज के जमाने में, और आज जब पूरी तरह से लहरा रहा है झंडा भारतीय जनता पार्टी का, तो वो सिस्टम से दूर क्यों होंगे?
भाई उनको क्यों आप हटा दोगे? वो उस विचारधारा की पार्टी है आरएसएस की, तो जाहिर सी बात है वो हर जगह नजर आएंगे, वो प्रहरी की तरह नजर आएंगे। मैं अशोक यादव जी की पार्टी की एक खूबी और एक कमी को बयान करना चाहूंगा, और मैं उससे जुड़ी हुई एक ग्राउंड की खबर भी बताना चाहूंगा। जो तमाम बातें हो रही हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है आयोग पर निशाना लगातार अलग अलग एपिसोड में कर रहा है, अलग अलग फैक्टर में कर रहा है, उसमें तमाम चीजें जो है वो सही साबित नहीं हो पाई किसी भी रूप में। एक बिंदु मुझे सही लगा, एक आम नागरिक होने के नाते, कि वोटर लिस्ट में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता रहा है, और ये वोटर से संकेत मिलते हैं कि इनको वोट देता है, उनको देता है। तो जो विरोधी दल के वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ दाएं बाएं होता है। वो भी सत्ता पक्ष की और आयोग की पूरी कमी नहीं है, इसमें विपक्ष की कमी है। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि अगर कोई दाएं बाएं लिस्टिंग में होता है कि इनका नाम नहीं है, वो गायब हो गया, कमी हो गई, पिताजी का नाम गलत था, वो वोट नहीं डाल सकते, तो उसमें आप प्रहरी बन जाइए। जैसे मैनपुरी में प्रहरी जब खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी के, तो बंपर जीत होती है और 100% वोट पड़ता है। गुंदरकी में नहीं खड़े होते हैं वोटर लिस्ट से, वो जो एक जो बाकायदा सिस्टम है कि वोटिंग से पहले आपको इतने दिन मिलते हैं जी। अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए, तो वहां सब लोग असहाय होते हैं, तो वोट नहीं पड़ पाता है। मैं खबर बता रहा हूं कि एक तरफ तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, इसमें एक बिंदु जो एसआईआर का है कि अगर आपके वोट लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, आप उसको सुधार करने के लिए आपके लिए पूरी रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स की तारीफ करनी होगी, इतना जुट गए हैं वो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी प्रहरी, पीडीए प्रहरी, गली गली में आप लखनऊ या और दूसरे शहरों में देख लीजिए, सुबह मंजन नहीं करते हैं, शौचालय नहीं जाते हैं, सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के शौचालय तो चले जाए, वोटर और तबीयत कार्यकर्ता, खराब हो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, वो जाते हैं एसआईआर में हमारा कोई गड़बड़ तो नहीं है, हम ये कागज की कमी इसको कर दे उसको कर दे, इतना सक्रिय है, और इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। और एसआईआर को बड़ा धन्यवाद बोलिए कि अगर किसी की कोई गड़बड़ थी तो वो अपना सुधार करवा रहा है, 100% वोट पड़ेगा ठीक है ना भाई। समाजवादियों का, बिल्कुल उनकी ठीक बात मेहनत कही नजर आपने। आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो आपका नाव कट ही जाएगा। जी। मुख्य बात यह है, और आप ठीक बात कही आरोप नावेद भाई, लगाने अभी का रुकना मतलब, होगा। और दूसरी मैं बात, अशोक जी के पास चलूं। एक बस 10 सेकंड में जी कह दूं, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जिन मुद्दों पर वो हार जाते हैं कांग्रेसी समाजवादी पार्टी उसको बार बार उठाते हैं, और जिस पर वो जीत जाते हैं, दलितों के मुद्दों पर विपक्ष का ग्राफ बढ़ा, लेकिन वो दलितों को भूल जाते हैं, दलितों का दाह नहीं कर रहे हैं, उन अनावश्यक मुद्दों को उठा रहे हैं कि साहब नियुक्ति कैसे हुई, अब साहब नियुक्ति कैसे, उन मुद्दों के बजाय अगर आप दलितों की बात कर रहे होते तो शायद आने वाले चुनाव में आपको 2 कदम आगे आप बढ़ जाते। ठीक बात है। अशोक जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात मुझे लगती है कि एसआईआर का तो केस इसलिए खत्म हो जाएगा, पंचम अध्याय आने वाला है कथा का। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, 25 तारीख हो गई, शायद 26 तारीख अब एक्सटेंड हो गई। उस तारीख तक जितने फॉर्म वापस नहीं आएंगे उन सबकी लिस्ट कि किन किन के नहीं आए, 2 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, जो भी बचे होंगे, अशोक यादव की पार्टी को, देवेंद्र प्रमुख की पार्टी को, बसपा को, आरएलडी को, सबके बीएलएस को दे दी जाएगी बूथ वाइज। अशोक जी, बूथ वाइज, ताकि बाद में टीवी पर आके बवाल नहीं करने का। क्या अभी देख लो कौन लोग गायब हैं, क्या चश्मा लगा के देखो, चश्मा रनिंग वाटर से धो के देखो, ताकि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। और उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट देखो और प्रसन्न रहो। अशोक जी, ये काम बहुत अच्छा किया आयोग ने कि बीएलए को, सपा के बीएलए को, जिस बूथ का वो बीएलए है उसको भी लिस्ट मिलेगी, क्या अपने बूथ की, कि रामलाल ने फॉर्म नहीं भरा। अब रामलाल पीडीए के हैं कि सीडीए के हैं, अशोक जी जाके चेक कर ले, अब क्यों नहीं भरा। अशोक जी, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आपके पास आपके बूथ की लिस्ट आएगी कि इन लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया है, इनके नाम नहीं आएंगे। अगर ये फॉर्म जमा नहीं करेंगे तब तो आप करा ही दोगे फॉर्म जमा। अशोक जी, अमिताभ जी, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर का विरोध समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि जो उसमें खामियां हैं उन खामियों पर हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो खामियां हैं उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर इस पे सवाल खड़ा करना ये हो कि आप जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहे हो
आप इलेक्शन कमीशन के पीछे भाग रहे हो, तो समस्या हो जाएगी खड़ी। क्योंकि हम लगातार अगर जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाने के साथ साथ हमको जनता को जगाना भी पड़ेगा कि चुनाव आएगा, जब 10,000 रुपए बांटेंगे सरकारी कोष से, तो पैसा लेके रख लेना और वोट अपने हिसाब से देना। तो ये बात तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि रिश्वत दे करके सरकार सरकारी खजाने से जब आप अशोक जी 40,000 हम आएंगे, अशोक भाई एक मिनट हम आएंगे 40,000 रुपया देंगे साल में, ये रिश्वत नहीं है, ये पंजीरी है सत्यनारायण कथा की, ये क्या है? ये पंचामृत है? बिल्कुल ये पंचामृत है। 40,000 रुपए की जो बात आपने कही, ये पंचामृत है। देवेंद्र प्रमुख कहें तो रिश्वत और आप कहो तो पंचामृत। अमिताभ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जी। देखिए, रिश्वत और जो पब्लिक पंचामृत वेलफेयर में अंतर होता है, वेलफेयर में अंतर होता है। रिश्वत है, चुनाव चल रहा है, चुनाव कल है, आज 10,000 रुपए दे दिए, ये रिश्वत है। ये मतलब वायलेशन है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का। लेकिन जो सरकारी योजना के तहत जो लगातार 5 साल से योजनाओं के तहत जो चीजें पब्लिक वेलफेयर में दी जा रही, दैट इज नॉट ब्राइब, वो रिश्वत नहीं है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा, बस अमिताभ जी 10 सेकंड, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है। अरे मित्र, आपका समय आज से थोड़ी अच्छा चल रहा है, आप तो आजादी के समय से मजे ले रहे हो। उस समय क्रांतिकारी अपनी जान दे रहे थे, उस समय भी आप दलाली करके मजे ले रहे थे। आज मजे आप भी आज ले रहे हो, क्योंकि जनता परेशान है और आप आज भी मजे। तो आजम खान कुछ और कहते थे, एंजॉय करने का इतिहास। नावेद शिको को याद होगा आजम खान क्या कहते थे जब सपा से नाराज थे। लास्ट में कहूंगा कि अमिताभ जी, आपने कहा कि हमारी सरकार है तो हम जिसको मन चाहेगा उसको बनाएंगे। बिल्कुल बनाइए, जो संवैधानिक अधिकार आपके पास है, सरकारी अधिकार, उसमें कौन माई कलार रोक पाएगा? भाई आप गवर्नर बनाइए, वाइस चांसलर बनाइए, जिसको मन बनाइए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज हम बना देंगे और जो लिख के देंगे वहां पे कैबिनेट से, सुप्रीम कोर्ट का जज वही फैसला दे देगा, तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी, नहीं हो रही? अमिताभ जी देखिए, 25 जनवरी 1950 भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ, 75 साल लगभग हो गए। लेकिन इस 75 वर्षों में चुनाव आयोग की इतनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं थी कभी, जिस तरह से हम लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है नावेद शिको जी, ठीक है। अब भैया अशोक जी, ठीक है, अब रुकना होगा। अशोक भाई ने कहा इतनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हुई जितनी। अशोक भाई, मेरा तजुर्बा ये कहता है, सेशन से पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि चुनाव आयोग नाम की कोई चिड़िया है। कितने चुनाव आयोग तो गुमनामी में निकल गए भैया, नेहरू जी और इंदिरा जी के समय में। कहां चक्कर में पड़े हो, कहां चक्कर में पड़े हो? ये तो भला हो सेशन का और केजे राव का, उसके बाद तो लोग जाने कि कोई, और सेशन को भी तब जाने जब सेशन ने लालू को पटकनी दे दी। उससे पहले सेशन को भी नहीं जानते थे, वो भी राजीव गांधी की सेवा में थे सेशन। ऐसा नहीं कि वो क्रांति कर रहे थे वहां लाल किले पर खड़े होके बंदूक लेके, ना, वो राजीव गांधी के ही सेवा में थे। उनको भी तब जाने जब उनने लालू के से दो हाथ किए और लालू को पटक दिया। तो लोगों ने कहा भैया जो लालू में नकेल डाल दिया, इसका मतलब ये आदमी बड़ा है क्या? लालू और लालू प्रसाद यादव ने यह भी आरोप लगा दिया था ब्राह्मणवाद का भी सेशन पर। उन्होंने कहा ये पत्ता भी चल के देखो, लेकिन सेशन नहीं माने। उससे पहले कि अभी हम अच्छे नेताओं से पूछ लें जो 5-5 बार सांसद रहे हैं, क्या वो भी बिना गूगल देखे नहीं बता पाएंगे चुनाव आयोग में कौन कौन लोग रहे? छोड़ो इन बातों में क्या रखा महाराज, आनंद लो, चक्कर में न पड़ो। सेशन के बाद तो लोग जाने हैं। नवीन चावला कौन याद कर रहा है? कांग्रेस के ओरिजिनल आदमी थे क्या? बिल्कुल। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इनको हटाने के लिए कहा, कांग्रेस ने कहा नहीं ये हमारा आदमी है, ये तो रहेगा यार। गुड्डू को हमने भेजा नजर रखने के लिए, तुम कह रहे गुड्डू को हटा दें? नो, गुड्डू वही रहेगा, तुम स्टूल बैठो, गुड्डू कुर्सी बैठेगा। और एक बात अशोक भाई ने कही कि बाकी सब आप बीसी बनाओ और आयोग के सदस्य बनाओ, ये बात ठीक कही, लेकिन उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं बना देंगे? अशोक भाई, आपकी आशंका के पीछे जो आपका पुण्य भाव है, मैं उसकी कदर करता हूं कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी स्मृति मुझे बताती है कि ऐसा पाप हो चुका है इस देश में। पहले जज बनाया अपने चिंटू को, क्या
फिर कहा तुम आजकल कोट वोट अच्छा पहनते हो, टाई आई अच्छी बांधते हो, तुम चीफ जस्टिस हो जाओ। चीफ जस्टिस हो गए, अपने उसके काम हो गए, फिर बोले तुम राज्यसभा आ जाओ। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। फिर राज्यसभा से बोले अब इस्तीफा दो गुड्डू, तुम एक काम करो दिल्ली की ट्रेन पकड़ो। बोले वहां क्या करना है? बोले तुम सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाओ। रिटायरमेंट के बाद जज को रीअपॉइंटमेंट भारत में इकलौता केस है, दूसरा केस नहीं हुआ अशोक जी। ठीक, गुड्डू जाके वहां चीफ जस्टिस हो गया। मैंने अरे जस्टिस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, नाम कोट नहीं करूंगा, कल नाम सहित बोल चुका हूं, इसलिए आज बिना नाम बोल रहा हूं। नाम के अंत में इस्लाम था ताकि ये क्लियर रहे। तो उनने सुप्रीम कोर्ट में कब तक जज रखा नाविश्य को उनको मालूम है। बिहार में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई। ललित जी की मृत्यु हुई थी, उनका केस था अदालत में। ठीक, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। उन इस्लाम साहब ने फैसला दिया जगन्नाथ मिश्रा को लाभ पहुंचाने वाला, और ट्रेन पकड़ी और वापस सुप्रीम कोर्ट छोड़ के वापस आ गए। इंदिरा जी ने क्या क्या हो गया? बोले हाँ हो गया मैडम, फैसला हो गया। बोले अब एक काम करो, अब तुम फिर राज्यसभा आ जाओ, तुम्हें हमारी कसम। बोले ठीक है मैडम। क्या अशोक जी, जो व्यवहार लोग अपने घर के माली और ड्राइवर से करते हैं वैसा व्यवहार कर दिया आपने। गलत हो तो टोक दीजिएगा। आपने कहा कि बाकी सब बना दो, सुप्रीम कोर्ट में जज तो नहीं बना दोगे, जज भी बना दिया। बोले आज चाय किसने बनाई थी? बोले गुड्डू ने बनाई थी। बोले इसको जज बनाओ, आज चाय अच्छी थी, अदरक ठीक थी। क्या गजब बात। बोले कल वाली, बोले वो पप्पू ने बनाई थी, बोले उसको हटा दो, अब वो ठीक नहीं, इलायची नहीं डाली। ठीक बात है। जो फ्यूडल माइंडसेट है ना वो खराब है अशोक भाई, कि हम ही हम हैं, ये नहीं चलेगा। देवेंद्र प्रमुख जी, विपक्ष कह रहा है कि बाकी सब चलो बना भी लो, लेकिन जज तो नहीं बनाओगे कि ऐसी स्थिति आ जाए आपकी भी इंदिरा जी की तरीके से। बोले हाँ भाई कितने लोग हैं बाहर मिलने वाले? बोले सर एक लड़का अच्छा लग रहा, बोले उसको जज बना दो। क्या देखिए अमिताभ सर, वैसे तो मैं व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता था, लेकिन अशोक भाई की जो टीस है उस पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा, क्योंकि ये तो सब चीज निष्कर्ष निकल गया कि इस देश में कब के साथ क्या हुआ। कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अगर ये दुखती हुई नर्व्स की बात आने लगे अशोक भाई, जिस तरीके से मैंने कहा माज लेना, मस्ती लेना, बहुत छोटी छोटी बात है। आप तो सरकार के हिस्सा रहे हो, ताजी सरकारें हमने देखी है, अमिताभ सर ने हमसे ज्यादा देखी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या होता था 2012 और 17 के बीच का एक बार निष्कर्ष निकाल कर देख लीजिए कि 4.5 मुख्यमंत्री होते थे, और सर ने एक बार आजम खां का जो दर्द कहा ना, बयां करने की बात है, एक बार एक आध दो शब्द उनके याद कर लीजिए। और मौज मस्ती कैसे ली जाती है, क्या होता है, कैसे चलता है देश, ये आपसे ज्यादा कौन जानता है? ये आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। इसे ज्यादा उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। अमिताभ सर की डिबेट है, ये तथ्यात्मक डिबेट है, इसको लोग सुनते हैं, सर्च करते हैं, इसमें बड़ी काम की बातें आती हैं। हम इसे लड़ाई कर कर खराब नहीं करना चाहते, इसे व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहते, इसे नेशनल डिबेट रहने दीजिए। और मैं यही कहूंगा कि सीख सको तो सीख लो। जो समय है वो काफी कम है। वेल्टिनेटर सपोर्टेड है, आप वेल्टिनेटर से हटिए और वार्ड में आने की तैयारी कीजिए, उसके बाद कोई चर्चा होगी। 27 और इसके सपने देखने बंद कीजिए। गंगा जो है बिहार से निकली है, बंगाल की तरफ बढ़ चुकी है, ये सब देशी मुंह से निकला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष की इस इच्छा का भी कोई मतलब नहीं कि हम दस्तखत करेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जहियों लोट धरन पर तेरी गोद नाही हूं। अरे भाई आप चंद्र खिलौना क्यों लेंगे? आप बच्चे हैं। कल को कोई मचलने लगेगा कि नहीं आपकी डीजीपी हम अपॉइंट करेंगे, तुमने 3 कर लिए, अब 1 तो हम भी करेंगे। नहीं भाई, किसे करेंगे? डीजीपी काम कैसा कर रहा है आप उस पर आलोचना करने के लिए आजाद हैं। समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में आंदोलन करे, 10 लाख लोग जेल जाएं, मैं प्रशंसा करूंगा कि संघर्ष किया। लेकिन इसको क्यों बना दिया उसको? अरे आपसे क्या लेना देना यार, किसको बना दिया? आप दस्तखत करेंगे? नहीं। जो काम आपका है नहीं उसमें क्या दिमाग लगा रहे हो यार? आपका काम है आंदोलन करना, आंदोलन करिए ना। आंदोलन करते नहीं आप लोग।
आपने कभी सुना कि राहुल गांधी ने 5 लाख लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व किया? अखिलेश जी ने किया? नहीं ना। और कह रहे फाइल हमारे पास भेजो, हम भी देखेंगे। मन थोड़ा वो हो रहा टोटे टोटे, नहीं चलेगा ना यार, ऐसे टोटे टोटे कैसे हो रहा है? फिर जनता पूछेगी कि भैया हमने जनादेश तुम्हें दिया था, तुम फाइलें कहां भेज रहे हो? अशोक भाई, एक बात नई बताता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, नावेद भाई बड़ी रोचक बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब मैं एक देश के जो 3 सबसे बड़े अखबार है उसमें से एक अखबार के दिल्ली ब्यूरो का दायित्व संभाल रहा था। तो मेरे पास पीएमओ वीट थी। मैं मनमोहन सिंह जी पहली बार पीएमओ आए तो उन्होंने अपने राज्य मंत्री समेत सारे अधिकारियों की एक क्लोज डोर बैठक ली। अशोक जी सुनिएगा, क्लोज डोर बैठक। मुझे लगा कि यही अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो मैं सिद्ध कर दूं कि मैं क्या हूं, और नहीं तो फिर मैं विजिटिंग कार्ड बांटता रहूंगा प्रधानमंत्री कार्यालय में कि सर मैं फलाना फलाना। वो मेरा मिजाज नहीं, आप जानते हो। मैंने अपने सूत्रों को सक्रिय किया। नावेद भाई, एक सूत्र सेट हो गया, बोले पूरी बात हम देंगे आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस सरकार को अगर कंपनी की तरह से देखें, वो तो अर्थशास्त्र के व्यक्ति थे, तो इस कंपनी की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी हैं। मैं हद से हद सीईओ हूं, मैं हद से हद सीईओ हूं, चेयरमैन मिसेस गांधी हैं, मैंडेट मिसेस गांधी का है। मैंने यही हेडिंग दी थी, मैं सीईओ हूं, चेयरमैन मिसेस गांधी है। और मेरी खबर कम लोगों को पता होगा देवेंद्र जी, डॉक्टर साहब गुरमुखी और अंग्रेजी दो ही में कंफर्ट जोन में रहते थे। हिंदी लिखने में, लिखी हिंदी पढ़ने में वो उनको बहुत मुश्किल थी। उनको हिंदी के लिए जो लिखा जाता था वो भी गुरमुखी में दिया जाता था। मैं जब उनसे मिला तो मेरी खबर अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर उनकी टेबल पर रखी थी। नावेद जी, तब लोकतंत्र क्या कर रहा था? तब कुल्फी खा रहा था लोकतंत्र। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए ना। तब लोकतंत्र क्या कर रहा था? मूंगफली खाने गया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप होता है। संजय राणा ने बताया राष्ट्रीय सलाहकार परिषद क्या थी, ये भी राष्ट्रीय वो भी राष्ट्रीय, वो क्या थी, उनका फाइल क्यों जाती थी? और हद तो तब हो गई कि हमारे यहां बड़े कद के नेता ये कह रहे कि आरएसएस वालों को क्यों भर्ती, अरे आरएसएस वालों को युगांडा भेज देंगे क्या भूखमरी मरने के लिए? वो भी इसी देश की संतान है। जितना अधिकार राहुल जी का है इस देश पर, उतना ही अधिकार संघ के स्वयंसेवक का है। जितना अधिकार अखिलेश जी का है, उतना ही अधिकार संघ के स्वयंसेवक का है। इस देश ने संघ की विचारधारा को धारण करने वाले लोगों को जनादेश दिया है। संघ से ज्यादा महत्वपूर्ण फिर कोई कैसे हो गया? भाजपा को जनादेश का अर्थ होता है संघ को वैचारिक जनादेश, जान लीजिए। भाजपा के किसी नेता ने आज तक नहीं कहा कि मैं सरकार में आने के बाद मेरा संघ से लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री से लेकर और नीचे डिप्टी मिनिस्टर तक सब यही कहते हैं कि मैं स्वयं सेवक हूं। क्या दिक्कत है? आप भी संगठन चला सकते हो, क्या आपत्ति नहीं। बोले कि ये लोग संघ चलाएंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, तो नाराज हो जाओ भैया, फिर है सिर दीवार दे मारो। राष्ट्रपति संघ का, प्रधानमंत्री संघ का, गृह मंत्री संघ का, रक्षा मंत्री संघ का, मैं कितने नाम गिनाऊं? गैर संघ वाले तो 2-4 होंगे मोदी मंत्रिमंडल में टोटल है। आर.के. सिंह जैसे थे, सतपाल मलिक जैसे लोग थे, धनखड़ जैसे थे, वो वैसे ही अपनी अपनी गति को प्राप्त हो गए। अब तो जो है सो बिल्कुल कौरी भर के कर्रा है, संघ वाला है, कर्रा। आप क्यों चिढ़ते हैं संघ वालों से? वो भी इसी लोक जीवन का हिस्सा हैं। आपकी चिढ़ आपके कद को छोटा करती है, मैं विपक्ष से कहूंगा। क्या
उदार रहिए, संघर्ष करिए, लेकिन संघर्ष तो चुनाव में होगा ना। 5 साल मत चिढ़िए भाई। अगर आपको जिले, हम एसएसपी हैं जिले में, रौला चौला है, मुख्यमंत्री नाराज हो गया, आपको पीएसी में भेज दिया। अशोक जी क्या अब आप पीएसी में कह रहे हैं हम थानेदार को ट्रांसफर करेंगे, तो यार कैसे करोगे? आपको दंड देने के लिए तो पीएसी भेजा कि शांति से बैठो वहां ठंडे में। विपक्ष को समझना चाहिए कि अगर उसको जनता ने सत्ता से बाहर किया है तो दंड दिया है ना। और इनका संघर्ष, देवेंद्र जी ने कहा, ठीक कहा कि अब मौज है, अच्छी बात कहना चाहिए। बहुत संघर्ष देखा है। एक छोटी सी बात बता के बात समाप्त करूंगा, बड़ा रोचक किस्सा है अशोक जी। मुंबई में एक कार्यक्रम था, जस्टिस छागला उस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। उन्होंने दीनदयाल जी से कहा कि आप आ जाइए संबोधन के लिए। दीनदयाल जी ने कहा कि मेरी व्यस्तता है संगठन की, लेकिन मैं एक नौजवान भेज रहा हूं, ये आपको संतुष्ट करेगा वहां की जनता को, ये मुझे भरोसा है। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि तुम मुंबई जाओ। नावेद जी जो कुर्ता धोती पहने थे वही पहन के झोला लिया और बोले ठीक है ट्रेन में बैठ जाएंगे। उन्होंने 5 रुपया दिए इनको, दीनदयाल जी ने, कि कहीं कोई आफत मुसीबत हो तो खर्चे के लिए। रास्ते में कार्यकर्ता मिलते रहे, पराठे सब्जी ये सब लाते रहे, पूड़ी आलू की सब्जी, आम का अचार जो उस वक्त चलता था। पहुंच गए, हो गया, जहां पहुंचे कार्यकर्ता के घर गए, वहीं अपना कुर्ता धोती धोके डाला है और तौलिया लपेट ली, वो सूख साख गया, पहना और बोले चलो भाई भाषण दे आए। भाषण दिया तो जय जयकार हो गई। आसपास के ऑफिस से लोग आ गए सुनने कि ये कौन नौजवान बोल रहा है। खैर जब लौट के आ गए तो उन्होंने वो पूछा दीनदयाल जी ने कैसा रहा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो वही लोग बताएंगे, मेरी दृष्टि से मैंने प्रयास अच्छा किया। तो उन्होंने कहा नहीं, छागला साहब का भी फोन आया था, वो कह रहे थे कि भाई ये हीरा है, हीरा लड़का आपका। तो फिर उन्होंने जेब से 5 रुपया निकाले अशोक जी, और दीनदयाल जी को कहा ये संगठन का पैसा वापस संगठन में। बोले फिर तुम आए गए कैसे? बोले कार्यकर्ता भोजन करा ही रहे थे, फिर क्या खर्चा था। आप समझ रहे ना, किसी को चप्पल पहनने के लिए किसी ने पैसा दिया, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, उसी पीढ़ी के नेता, क्या कि चप्पल ले लेना, पांव में चप्पल नहीं, उन्होंने वो पैसा संगठन में लगा दिया जाके। क्या बहुत संघर्ष किया है मित्र, तब ये दिन देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता ही मालिक है, इसमें मन बड़ा रखिए तो जनता दोबारा अवसर देगी। ऐसा नहीं ये अनंत काल तक हो, ऐसा भी कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, कोई नहीं रहा अनंत काल तक। लेकिन ये तो सोचिए, और संघ की बात आई कि संघ से इतनी चिढ़, अब अगर कल को कोई आजम खान का वो बयान बताने लगे जो उन्होंने संघ और मुलायम सिंह जी पर दिया था जब नाराज थे, मैं नहीं बोलूंगा वो बयान, कितना विचित्र बयान था। था ना, संघ की नेकर का एक उदाहरण उन्होंने दिया था मुलायम सिंह जी को जोड़ते हुए। संघ इसी देश की मिट्टी की उपज है, आप चाह कर भी कितना भी चिढ़ लीजिए, आप संघ को चिढ़न से छोटा नहीं कर पाएंगे। संघ की लकीर राजनीतिक ईर्ष्या से छोटी नहीं होगी, ये जान लीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरपीओर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।